नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रोशनी पब्लिकेशन के यूट्यूब चैनल पे। आज के इस सेशन में हम फिर से पद्य खंड का जो अगला चैप्टर है, इससे पहले हम लोग 4 चैप्टर खत्म कर चुके हैं। 5वां चैप्टर है आज हमारा पद्य सेक्शन का। गद्य सेक्शन का भी हम लोग 3 चैप्टर खत्म कर चुके हैं गोधुली क्लास 10th के लिए। और इसके अलावा व्याकरण में आपका 2 पोर्शन कंप्लीट हो गया है, वर्ण और शब्द। इसके भेद, वर्ण क्या है, वर्ण के भेद, शब्द क्या है, शब्द के भेद, शब्द के कई टाइप्स के भेद, वो सभी हम लोग खत्म कर चुके हैं। अगर आप लोग इनमें से कोई भी एक वीडियो नहीं देखे हैं या इस चैनल पे नए हैं तो एक बार हमारा प्लेलिस्ट जाके जरूर देख लीजिएगा। एक एक करके सारा चैप्टर कंप्लीट किया गया है इससे पहले। और यही नहीं, हमारा टारगेट है 2026 में जो आप क्लास 10th का जो एग्जाम देने जा रहे हैं, जो बिहार बोर्ड क्लास 10th 2026 में जो होने जा रहा है, उसके लिए कंप्लीट तैयारी आपके इस YouTube चैनल के माध्यम से करवाने की। रोशनी पब्लिकेशन के द्वारा लगभग 17 सालों से पब्लिकेशन के क्षेत्र में बहुत सारी पुस्तकें प्रकाशित होती आ रही है, जैसे कि क्लास 9, 10th, 11th, 12th। ये हमारी मेजर बुक है जिसमें आपको हिंदी, संस्कृत एवं इंग्लिश की मुख्यतः बहुत ही अच्छी पुस्तकें आपको देखने को मिलेगी। उसमें आपका क्या होता है, जो आपका इंग्लिश और संस्कृत है, उसमें आपका इंग्लिश और संस्कृत का हिंदी में रूपांतरण, क्वेश्चन आंसर देखने को मिलता है। वहीं हिंदी में आपको एज इट इज पूरा स्टोरी या निबंध जो भी है वो पोर्शन, उसके बाद उसका क्वेश्चन आंसर आपको देखने को मिलता है। तो अगर आप बिहार बोर्ड के बच्चे हैं, बिहार बोर्ड क्लास 10th में अगर आप चाहते हैं अच्छे से अपने चैप्टर को समझ के एग्जाम देना और ज्यादा से ज्यादा स्कोर करना, तो एक बार हमारा बुक को भी जल्दी से जाकर चेकआउट कर लीजिएगा। रोशनी पब्लिकेशन की ऑफिशियल वेबसाइट, फ्लिपकार्ट, अमेजॉन एवं नजदीकी बुक स्टोर पर आपको उपलब्ध होगी। आज के इस सेशन पे वापस आते हैं। भारत माता हमारा जो चैप्टर है, चैप्टर 5, सुमित्रा नंदन पंत के द्वारा लिखा हुआ ये जो पद्य खंड है, ये जो हमारी कविता है, वो हम आज देखेंगे। इसके अर्थ को समझेंगे हम लोग कि सुमित्रा नंदन पंत क्या कहना चाह रहे थे, हम लोग से क्या करना चाह रहे थे हम लोग से, तो उसी के बारे में हम लोग एक एक करके जानेंगे। ठीक है, तो भारत माता के बारे में है। और इससे पहले जो वीडियो नहीं देखे हिंदी का, वो भी जाके हमारे प्लेलिस्ट से देख लीजिएगा। हिंदी के अलावा भी अन्य सब्जेक्ट जैसे मैथ, संस्कृत, सोशल साइंस, इन सब का भी आपको वीडियो मिल जाएगा। चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज, एक एक चैप्टर का एक एक टॉपिक हम लोगों ने खत्म कराने का संकल्प लिया है। बैक टू द चैप्टर, भारत माता के बारे में आज हम लोग जो भी इसका चैप्टर 5 में है, लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन समझेंगे, कवि परिचय को जानेंगे, सुमित्रा नंदन के एक काव्य, उसकी जो रचनाएं हैं, क्या रचनाएं हैं, कवि परिचय से भी अच्छा खासा क्वेश्चन आता है। तो हम लोग हमेशा से जैसे करते आए हैं, पहले कवि परिचय के बारे में देखेंगे, उसके बाद हम लोग इस पोयम का लाइन बाय लाइन एक एक वर्ड को तोड़ेंगे, एक एक वर्ड का एक्सप्लेनेशन सीखेंगे। तो बने रहे हमारे साथ। लास्ट में, अंत में आपको ये जरूर फील होगा कि इसके बाद आपको इस चैप्टर को दोबारा पढ़ने का कोई जरूरत नहीं होगा। एक बार आप सिर्फ एग्जाम के समय रिवाइजिंग के लिए उठाएंगे, और वो भी हम ही लोग करवाएंगे आपका सेट प्रैक्टिस के साथ। तो कंप्लीट तैयारी के लिए हमारे साथ जुड़ जाइए और आज के इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं हम लोग कवि परिचय से। भारत माता, इसके जो लेखक हैं सुमित्रा नंदन पंत, छायावाद के कवि हैं। छायावाद के 4 स्तंभ माने जाते हैं, उनमें से एक है सुमित्रा नंदन पंत। सुमित्रा नंदन पंत छायावाद के 4 स्तंभों में से एक माने जाते हैं। इनके कवि परिचय के बारे में जानेंगे। छायावादी कवि हैं। एवं सबसे पहले इनकी जन्म की बात करें, कवि परिचय में एक बेसिकली हम लोग चलते हैं। पहले जन्म, मृत्यु, माता पिता, कहाँ जन्म हुआ, इन सब के बारे में पहले जानते हैं। तो क्या है, जन्म इनका सन 1900 ईस्वी में हुआ था। कहाँ? उत्तरांचल के अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में। अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट उत्तरांचल में कोसानी नामक गांव में हुआ था। प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर, प्राकृतिक सौंदर्यता बहुत है कोसानी में, प्राकृतिक सौंदर्यता से भरपूर ये शहर है कोसानी। तो यहीं पे इनका जन्म हुआ था। किनका जन्म हुआ था? सुमित्रा नंदन पंत का जन्म हुआ था। कहाँ? कोसानी में। सरस्वती देवी इनकी माता का नाम था, जो इनके जन्म देने के पश्चात 6 घंटे के बाद इनकी माता की मृत्यु हो गई। 6 घंटे के बाद क्या हो गया? इनकी माता की मृत्यु हो गई। सुमित्रा नंदन पंत की माता, जिनका क्या नाम था? सरस्वती देवी था। पिता का नाम गंगादत्त पंत थे, जो कि कोसानी के टी स्टेट में अकाउंटेंट का काम करते थे। क्या करते थे? अकाउंटेंट थे इनके पापा। कोसानी में ही, कोसानी का एक प्राकृतिक सौंदर्यता से भरपूर एक शहर है अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट उत्तरांचल में। ठीक है, चलिए आगे बात करेंगे। 29 दिसंबर 1977 को पंत जी का निधन हो गया। 1900 ईस्वी में इनका जन्म और 1977 में इनका निधन हो गया। माता जो है इनको जन्म देते ही 6 घंटे के बाद उनकी मृत्यु हो गई। पिताजी थे जो थे कोसानी में ही अकाउंटेंट थे, नाम था गंगादत्त पंत, और माता का नाम सरस्वती देवी। इतना तक क्लियर होने के बाद आगे हम लोग समझेंगे यहाँ पे
शिक्षा और जीवन। सुमित्रा नंदन पंत का शिक्षा और जीवन क्या है? तो इनकी प्रारंभिक शिक्षा गांव में हुई। क्या हुई? इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा जो आप कह सकते हैं क्लास 8-9 तक जो है कहाँ? गांव में। हाई स्कूल इनकी बनारस में हुई है। हाई स्कूल इन्होंने बनारस से कंप्लीट किया है एवं कुछ समय कालांकांकर राज्य में भी निवास किया। यानी एक कालांकांकर राज्य होगा उस समय जहां पे इन्होंने निवास किया। उसके बाद इन्होंने बाकी का अपना समस्त जीवन इलाहाबाद में व्यतीत किया। यानी इनका जो समस्त जीवन जो व्यतीत हुआ है वो इलाहाबाद में व्यतीत हुआ है, लेकिन गांव में जो कि आपका कोसानी में जो इनका जन्म हुआ था वहीं इनकी प्रारंभिक शिक्षा हुई। हाई स्कूल बनारस में और कालाकांकर राज्य में इन्होंने कुछ समय निवास किया। उसके बाद इन्होंने परमानेंटली पूरा जो जीवन है इलाहाबाद में ही व्यतीत किया। इतने के बाद आगे बढ़ेंगे हम लोग काव्य यात्रा। चूंकि सुमित्रा नंदन पंत कविताओं के लिए ही ज्यादा प्रसिद्ध हैं, तो इनकी काव्य यात्रा कैसे क्या किस प्रकार लिखा उन्होंने उनके बारे में देखेंगे। प्रारंभिक में काव्य में प्राकृतिक प्रेम और शिशु सुलभ और जिज्ञासा इनकी झलकती थी। इनकी जो स्टार्टिंग का जो फेज था ना वो प्रकृति पे ज्यादा लिखते थे। वो लिखेंगे भी क्यों नहीं? क्योंकि इनका जो प्रारंभ में जो जन्म स्थान जो है इनका कोसानी जो है वो बहुत ही प्राकृतिक सुंदरता से परिपूर्ण है। तो इंसान जो पहले अपने परिवेश में देखेगा पहले उसी के बारे में ना लिखना चाहेगा। तो क्या है इनका जो प्रारंभिक काव्य है प्रकृति प्रेम शिशु सुलभ और जिज्ञासा पर आधारित होता था। जो स्टार्टिंग में जो कविताएं लिखती थे वो प्रकृति प्रेम प्राकृतिक सौंदर्यता पे होता था। इनकी आरंभिक रचनाएं सौंदर्य और संवेदना से परिपूर्ण थी। इनकी जो आरंभिक रचनाएं क्या थी? सौंदर्य और संवेदना से परिपूर्ण थी। बाद में मानव सौंदर्य समाजवाद अरविंद दर्शन इत्यादि विषयों पर भी इन्होंने कविताएं लिखी है। उसके बाद क्या सौंदर्यता और संवेदना से, उसके बाद मानव सौंदर्य, फिर समाजवाद अरविंद दर्शन, इन सभी पर भी इन्होंने कविता लिखी है। इनकी जो अंतिम रचना है लोकायतन यानी परिपक्व चिंतन का दर्पण है। अंतिम जो रचना है इनकी लोकायतन है। क्या है? लोकायतन है। एक बार इन्हें देख लीजिएगा। आगे बात करेंगे। सुमित्रा नंदन पंत की अंतिम रचना आपका ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। कौन सा है? लोकायतन। इनकी एक इंपॉर्टेंट अंतिम रचना सुमित्रा नंदन पंत की लोकायतन एवं एक जो है चिदंबरा पर इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आगे एक करके देखेंगे, इस पे भी आएंगे हम लोग। पहले हम लोग देखते हैं काव्य। इनकी जो काव्य रचनाएं हैं कौन कौन सी है? तो क्या है? दक्षवास पल्लव वीणा ग्रंथि गुंजन युगांत युगवाणी ग्राम्य स्वर्णधूलि स्वर्ण किरण युगपंथ और चिदंबरा। अब इनमें से पूरे लिस्ट में देखिए आपका जो अगर कहेंगे ना भैया इन सभी में सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हमको याद रखना ही चाहिए क्या है, तो आप एक देख लीजिएगा। आप एक ग्राम्य याद कीजिए, एक चिदंबरा याद कीजिए। क्यों? क्योंकि चिदंबरा पे है इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। चिदंबरा काव्य पे ही इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया एवं ग्राम्य से ही हमारा जो चैप्टर है भारत माता निकला है। ग्राम्य नामक जो है काव्य जो है उसी से हमारा जो चैप्टर है भारत माता निकला हुआ है। अन्य विधाएं यानी इसके अलावा कविताओं के अलावा इन्होंने नाटक आलोचना कहानी और उपन्यास भी लिखा है। लेकिन इनका जो मुख्य पकड़ है ये जो जाने जाते थे अपनी कविताओं के वजह से अधिक ज्यादा विख्यात थे। ठीक है, आई होप आपको इनकी साहित्यिक विशेषताएं भी अच्छे से समझ में आ गई होगी। साहित्य की बात करें तो इनकी जो प्रमुख रचनाएं जो थी ये शायद उल्टा हो गया है, ये इनकी जो प्रमुख रचनाएं होंगी और ये क्या है आपकी साहित्यिक विशेषताएं हैं। ये क्या है आपकी साहित्यिक विशेषताएं है इनकी। ये इनकी हाँ जी, तो इनकी क्या है साहित्यिक विशेषताओं को जानेंगे। तो फिर से हमने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था सुमित्रा नंदन पंत जो है छायावाद के कवि हैं। इनकी जो प्रवृत्ति है छायावाद के कवि है, लेकिन इनके विचार उदार मानवतावादी भी देखने को मिलते हैं। इनके विचार जो हैं उदार मानवतावादी भी देखने को मिलते हैं। छंद और भाषा में नवीन प्रयोग इन्होंने बहुत किए हैं। छंद एवं इनकी भाषा में हमेशा नवीनता नजर आती है। ठीक है, आगे बात करें कलात्मक प्रतिभा की बात करें तो मृदुता एवं सौष्ठ
से भरपूर रचनाएं इनकी है एवं नव युगबोध के अनुसार काव्य चेतना का विस्तार इनके द्वारा किया गया है। नव, जैसे ही इन्होंने देखा कि युग का परिवर्तन होता है, जैसे देखिए कविताओं में, लेखनी में, साहित्य में भी एक युग माना जाता है, ठीक है, साहित्य में भी एक युग माना जाता है। जैसे कि हम लोगों ने पिछले बार देखा था, पिछले जो चैप्टर 4 था इसमें, उसमें हम लोगों ने देखा था कि एक अलग अलग युग के कवियों के बारे में जो है जिक्र किया था। तो इसमें क्या है, जैसे इनमें क्या है, नव युग का जैसे ही आगमन होता था तो काव्य चेतना का जो इनका क्या होता था, विस्तार होता था। ये चेंजेस बहुत अच्छे तरीके से अपने अंदर लाते थे। तो यही है इनकी जो साहित्यिक विशेषताएं थी। छायावादी के 4 स्तंभों में से एक माने जाते हैं कौन, सुमित्रा नंदन पंत, एवं उदार मानवतावादी भी ये थे। तो आगे बात करेंगे इसी में कविता परिचय की। देखिए हमने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि भाइयों ऐसा है कि ये जो है मुख्य रूप से अपनी काव्य के कारण ही प्रसिद्ध थे। क्या थे, काव्य के कारण ही ये ज्यादा प्रसिद्ध थे। तो इनकी जो काव्य संग्रह है, ये जो हमारे भारत माता है, इसके बारे में परिचय देखे जाएंगे। तो क्या है, जो संग्रह है हमारी, जो ये जो कविता है वो ग्राम्या नामक काव्य संग्रह से लिया गया है, ठीक है। अब ये इसमें क्या है, प्राकृतिक सौंदर्य के कवि की यथार्थवादी कविता, यानी मैंने आपको कहा था कि इनकी जो कविता में प्रकृति की सुंदरता झलकती है। तो यहाँ भी इन्होंने प्रकृति का बहुत ही अच्छे से उपयोग किया है, प्राकृतिक शब्दों का, यानी प्रकृति से ही इस कविता को कनेक्ट किया है। अतीत के गौरव, इसमें भारत के अतीत के गौरव और वर्तमान की सच्चाई का चित्रण किया गया है। अतीत का हमारा भारत क्या था और वर्तमान में क्या है उसकी। अच्छा, इनकी जो कविता है बहुत पुरानी है, आजादी के समय की है। तो उस समय की इन्होंने ये बात करते हैं, ठीक है। इसमें कविता में एक लाइन भी आएगा, 30 कोटि, 30 कोटि यानी 30 करोड़, यानी जिस समय भारत की जनसंख्या 30 करोड़ हुआ करती होगी उस समय की कविता है। अभी तो 140 करोड़ है हम लोग। भारत की ऐतिहासिक एवं सामाजिक स्थिति का यथार्थ रूप, इसमें भारत की जो ऐतिहासिक एवं सामाजिक स्थिति का यथार्थ रूप दर्शाया गया है। सुमित्रा नंदन पंत हिंदी काव्य में सौंदर्य, संवेदना और चेतना के महान प्रतीक हैं। उनकी रचनाएं आज भी हमें प्रेरणा देती है। तो ये क्या है, सुमित्रा नंदन पंत के बारे में है। हिंदी काव्य के सौंदर्य, संवेदना और चेतना के एक महान प्रतीक है कौन, सुमित्रा नंदन पंत। और उनकी रचनाएं आज भी हमें प्रेरणा और विचार की भूमि देती है। तो ये है पूरा, आपको आई होप सारा समझ में आ गया होगा। सबसे पहले हम लोगों ने क्या है, फिर से एक बार देख लेते हैं। हाँ, तो सबसे पहले हम लोगों ने देखा कवि परिचय, जन्म, मृत्यु, माता पिता, इन सभी के बारे में जाना। उसके बाद हम लोगों ने शिक्षा और जीवन, शिक्षा में भी आपका बहुत आसान था, प्रारंभिक शिक्षा गांव में, उसके बाद बनारस में, फिर कालंका राज्य में, फिर इलाहाबाद में परमानेंटली। फिर काव्य यात्रा के बाद में करेंगे। स्टार्टिंग में ये प्रकृति के बारे में ज्यादा अच्छे से करते थे, उसके बाद सौंदर्य और संवेदना पे आए, फिर मानव सौंदर्य, समाजवाद और अरविंद दर्शन में आए। अंतिम दर्शन क्या है, लोकायतन आपका है इनका। उसके बाद काव्य रचनाओं की बात करें तो इतनी सारी ये काव्य रचना है, इनमें से 2 मैंने आपको बताया था, ग्राम्य और चिदम्बरम बहुत महत्वपूर्ण है। चिदम्बरम से इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, ग्राम्य से ये हमारा भारत माता निकला हुआ। अन्य ये नाटक, आलोचना, कहानी, उपन्यास भी लिखते थे। अगला देखते हैं हम लोग, आगे देखेंगे तो इसमें की साहित्यिक विशेषताओं में ये छायावाद के कवि थे, लेकिन उदार मानवतावादी भी इनकी कविताओं में झलकती थी। इसके बाद हमारा भारत माता का कवि परिचय में, तो इसमें क्या है, अतीत का गौरव और वर्तमान की सच्चाई को दर्शाया गया है। कविता पढ़ के हम लोग एक करके पता करते हैं। बैक टू आवर, जो हमारा जो मेन है, हमारी जो कविता है, इसका अर्थ क्या है, एक एक करके इसके बारे में समझेंगे। क्या है इसमें आपका, भारत माता ग्रामवासिनी, क्या है आपका, भारत माता ग्रामवासिनी, यानी भारत माता जो है गांव में निवास करती है। कहाँ निवास करती है, भारत माता गांव में निवास करती है। खेतों में फैला है श्यामल, श्यामल का अर्थ देखिए यहाँ क्या है, हरियाली, हरियाली, यानी कहते हैं कि भारत माता की, भारत के खेतों में क्या हरियाली छाई हुई है, धूल भरा मैला सा आंचल। अब इस लाइन से सुमित्रा नंदन पंत जी कहना चाहते हैं कि धूल भरा मैला सा आंचल, यानी भारत के लोग जो है उन्होंने अपनी मेहनत से इस हरियाली को हासिल किया है। यानी धूल भरा मैला सा आंचल, भारत माता की जो आंचल है, भारत माता की ये जो धरती है, ये जो है धूल भरा मेहनत से सींचा गया है, ठीक है, मेहनत से इसे हरियाली द्वारा लाया गया। गंगा यमुना में आंसू जल
मिट्टी की प्रतिमा उदासिनी, भारत माता ग्रामवासिनी। गंगा यमुना में आंसू जल, अब क्या है, भारत माता की जो गंगा, जो नदियां हैं, उनमें भारत माता के आंसू, अश्रु जो है प्रवाहित हो रहे हैं। और भारत माता कैसी है, मिट्टी की प्रतिमा के जैसी है, मिट्टी की प्रतिमा के जैसी है कि अभी बिल्कुल निष्ठुर है, वो कुछ नहीं कर पा रही है और बिल्कुल उनके चेहरे पे उदासी छाई हुई है। तो उस समय का ये जो चित्रण है, भारत की जो स्थिति थी, उनका वर्णन किया गया है कि खेतों में किसानों के द्वारा, मेहनत के द्वारा हरियाली तो लाई जा रही है, लेकिन उनका जो है दोहन हो रहा है। गंगा यमुना में माँ का कौन, भारत माँ का आंसू जल बह रहा है एवं वो मिट्टी की प्रतिमा के समान उदास खड़ी है। क्या है, उदास खड़ी है, यानी वो कुछ कर नहीं पा रही है खुद के लिए। आगे देखते हैं, दैन्य जड़ित अपलक नत चितवन, दैन्य जड़ित अपलक नत चितवन, यानी भारत माता की आंखें दुख और लाचारी है। भारत माता दैन्य जड़ित अपलक नत चितवन, यानी भारत माता की आंखों में दुख और लाचारी है, जो कि अपलत नत चित, नत यानी नीचे, अपलक नत चितवन यानी जो जिनकी आंखें जो है नीचे झुकी हुई है। क्या, नीचे झुकी हुई है, यानी बहुत लाचारी से वो कुछ कर नहीं पा रही हैं खुद के लिए। अधरों में चीर नीरव रोदन, यानी अधर, अधर यानी होठ, अधरों में यानी चीर नीरव रोदन, यानी उनके होठों में बहुत, चीर यानी बहुत बड़ा रुदन छिपा हुआ है, उनके होठों में बहुत बड़ा रुदन छुपा हुआ है। उनके होठों पर शब्द नहीं है, लेकिन एक मौन और लगातार चलने वाला विलाप है। उनके अंदर जो है बहुत रुदन छुटा हुआ है, मतलब वो अच्छी स्थिति में नहीं है। युग युग के तम से विसनन मन, युग युग यानी बहुत समय से भारत का जो दोहन हो रहा है, युग युग के तम से विसनन मन, बहुत समय से भारत माता का जो दोहन हो रहा है, हमारे प्राकृतिक संसाधनों का जो दोहन हो रहा है अंग्रेजों के द्वारा, उससे क्या हो गया, भारत माता का मन क्या हो गया, विसनन हो गया है। क्या है, दुख और गुलामी के कारण उनकी जो झोली है, उनका मन बहुत दुखी हो गया है। वह अपने घर में प्रवासिनी एवं भारत, जो भारत माता है, वह अपने घर में ही प्रवासिनी की जिंदगी जी रही है। यानी कुछ लोग होते हैं अपने घर में ही, एक खराब जिंदगी हो गई है उनकी, क्योंकि वह अपने घर में, भारत माता जो है अपने घर में ही प्रवासी की तरह रह रही है। ठीक है, पराई हो गई है। 30 कोटि सुल्तान नग्नतन, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि इसमें ये कविता कब की है, उस समय की है जब भारत की जनसंख्या 30 करोड़ हुआ करती थी। तो वही है 30 कोटि सुल्तान नग्नतन, भारत माता के जो 30 कोटि संतान हैं, 30 करोड़ जो लोग हैं, जो 30 करोड़ संतानें हैं, वो क्या है, नग्न तन है, यानी उनके जो शरीर पे है वस्त्र नहीं है। अर्थ क्षुधित, पैसे नहीं है। शोषित निरस्त्र जन, शोषित हैं और वो उनके पास कोई अस्त्र भी नहीं है। क्या है, नग्न तन है, पैसे नहीं है, अर्थ क्षुधित, शोषित भी हैं और निरस्त्र जन है, यानी उनके पास अस्त्र भी नहीं है। मूढ़ असभ्य अशिक्षित निर्धन, मूढ़ यानी मूर्ख है, असभ्य है, अशिक्षित है और निर्धन है। नतमस्तक तरुतल निवासिनी, यानी नतमस्तक, गुलामी करते हुए तरुतल, खुले में निवास कर रहे हैं। तरुतल निवासिनी यानी भारत माता के जो बच्चे हैं, भारत माता जो है वो खुले में निवास कर रही है। गाछ के नीचे जिस तरह रहते थे पुराने समय में, उसी तरह अभी तक भारत में कोई प्रगति नहीं हो पाई है। आगे बात करेंगे इसमें। स्वर्ण शस्य पर पदतल लुंठित, यानी भारत में स्वर्ण शस्य जो है, स्वर्ण शस्य का मतलब यहाँ की जो फसलें थी, हमारे देश में स्वर्ण जैसी फसलें पदतल लुंठित, लेकिन क्या है, पैरों के तले कुचली जाती है। स्वर्ण शस्य, भारत की जो स्वर्ण के समान, सोने के समान जो शस्य है, यानी जो फसलें हैं, वो पदतल लुंठित, वो पैरों के तले कुचली जा रही है। धरती सा सहिष्णु मन कुंठित, यानी हमारे भारत में माता का जो है, जो सहिष्णु है, जो सहनशील है, धरती सहनशीलता का प्रतीक है। ठीक है, धरती क्या है, सहनशीलता का प्रतीक है। वो क्या है, बहुत सारे लोगों का आपका बोझ ढो रही है। उस धरती का भी जो सहिष्णु मन है, जो सहनशील मन है, उनका मन भी कुंठित हो गया है, दुख से भर गया है। क्रंदन कंपित अधर मौन स्मित,
उनका चेहरा ऐसे है जैसे मौन मुस्कान, यानी मौन मुस्कान, लेकिन उनके होठ कांप रहे हैं। क्रंदन कंपित, उनके होठ कांप रहे हैं पर उनका अधर मौन, उनका जो है होठ कांप रहे हैं और उनका मुंह कुछ नहीं कह पा रहा। यानी इतना सारे अत्याचार के बावजूद भी हम लोग कुछ आवाज नहीं उठा पा रहे। देखिए भारत माता का पर्सपेक्टिव यहाँ ये है कि भारत के लोग, कोई भी देश उसके लोगों से मिलकर बना है, तो क्या है, भारत के जो लोग हैं वो फसल भी उनका स्वर्ण के समान होता है, लेकिन किसके द्वारा, पद तल लुंठित, यानी पद, यानी लोगों के, अंग्रेजों के पद के तले कुचला जा रहा है। धरती सा सहिष्णु मन कुंठित, भारत में जो है सहिष्णु व्यक्ति भी बहुत हैं, लेकिन उनका मन भी क्या है, कुंठित हो गया है, दुखी हो गया है। क्रंदन कंपित, अधर मौन स्मित, अंदर उनका जो है होठ तो बहुत कांप रहे हैं, डर से कांप रहे हैं, विद्रोह से कांप रहे हैं, लेकिन अधर मौन स्मित, लेकिन वो चुप हैं, कुछ बोल नहीं कर रहे हैं। राहु ग्रसित शारदेन्दु हासनी, शारदेन्दु हासनी यानी जो चंद्रमा है वह एक चंद्रमुखी है। कौन है, भारत जो चंद्रमुखी है वो क्या है, उसके द्वारा राहु ग्रसित हो गई है। उसकी जो हंसी है, चंद्रमुखी के समान जिनकी हंसी है, चंद्र के समान जिसकी हंसी है, वो उसका क्या हो गया है, वो राहु ग्रसित हो गया है। यानी राहु के द्वारा, मतलब उसका जो मुस्कान है वो विनाशकारी शक्तियों के द्वारा क्या है, उसका दमन किया जा रहा है। आगे बात करेंगे इधर। चिंतित भ्रिकुटी क्षितिज तिमिरांकित, चिंतित भ्रिकुटी यानी उनकी जो भौहें हैं वो बहुत चिंता में है। भौहें जो है, देखिए चिंता मानव के मस्तिष्क से यहाँ से दिखती है, ठीक है, यहाँ पे क्या है आपका भौहें हैं, तो उनकी जो चिंता है उनके माथे पे साफ झलक रही है। क्षितिज तिमिरांकित, क्षितिज यानी जो आसमान है, भारत का जो आकाश है, भारत माता की भौहें चिंतित है और उनका क्षितिज यानी आसमान अंधकार से ढका हुआ है। नमित नयन नभ वस्पाच्छादित, यानी उनका जो नयन है, उनकी आंखों में आंसू हैं और वह आकाश की ओर झुकी हुई है, आकाश की ओर झुकी है। नभ वाष्पाच्छादित, अनन सी छाया शशि उपमित, उनका चेहरे पर चांद की तरह सुंदरता है। यानी अनन, ये शशि उपमित यानी उनकी चेहरे पे जो है, शशि चंद्रमा का पर्यायवाची है। क्या है, शशि चंद्रमा का पर्यायवाची है। और वो कहते हैं कि जो ये शशि के समान जिनकी छाया है, उनकी चेहरे जो है चांद की जैसे जो सुंदर जो देश है हमारा भारत, अनन सी छाया हो गई है, लेकिन उस पर भी छाया है, बहुत छाया है। क्या है, चांद सी जैसे हमारे देश में, चांद सी जैसे सुंदर देश में भी छाया फैल गई है। ज्ञान मूढ़ गीता प्रकाशनी, यानी गीता का जो प्रकाशन करने वाली है, जिस देश से गीता निकली है, सबसे बड़ा ज्ञान जिस देश से निकला है वह क्या है, ज्ञान से मूढ़ है, ज्ञान से बहुत ही दूर हो गई है। कौन, भारत माता, हमारा जो भारत देश है, जो जिस देश ने पूरे विश्व को ज्ञान दिया, वही आज ज्ञान से मूढ़ हो गई है। ठीक है, ज्ञान वहीं पे खत्म हो गया है। आगे बात करेंगे इसमें। सफल आज उसका तप संयम, यानी भारत माता का जो है तप जो है सफल हो गया है। कैसे सफल हो गया है, पिला अहिंसा तन्य सुपोधम सुधोपम, यानी उन्होंने इस संयम को, हमारे अंदर जो संयम पैदा किया है, हमारी जो अहिंसा की जो शक्ति है, उसे, हमारी जो अहिंसा रूपी जो अमृत दूध को जो है पिलाया है। कि इन्होंने, भारत माता ने हमें अहिंसा का जो पाठ पढ़ाया है, उनका यह जो तप है वो सफल हो रहा है। यानी उस समय गांधी मूवमेंट की बात कर गई है, क्या कि अहिंसा के पाठ के जरिए हमें सफलता मिल रही है। सफल आज उनका तप संयम, पिला अहिंसा स्तन्य सुपोधन, उन्होंने अपने बच्चों को अहिंसा रूपी अमृत दूध पिलाया है। हरती जन मन भय और भव तन भ्रम, आगे क्या है, वह जनता के मन के भय को हर रहा है। कौन, अहिंसा रूपी, अहिंसा जनता के मन के भय को हर रहा है। हरती जन मन भय, जनता के मन के भय को हर रहा है। और भव तम भ्रम, यानी संसार के अंधकार और भ्रम को दूर कर रही है। कौन, अहिंसा रूपी हमारी जो माँ है, जो हमारी भारत माता है, वो क्या कर रही है, उनका जो है तप जो है सफल हो गया है। उन्होंने हमें अहिंसा रूपी जो स्तनपान कराया है, जो
दूध पिलाया है जो कि अहिंसा था। क्या है ऊपर देखिएगा, उन्होंने अपने बच्चों को अहिंसा रूपी अमृत दूध पिलाया है, जिससे लोगों के जो मन का भय है वो खत्म हो रहा है और संसार से अंधकार दूर हो रहा है। जग जननी जीवन विकासनी, वह पूरी दुनिया की जो जननी है भारत, पूरी दुनिया की जो जननी है जो भारत, वह जीवन का विकास करने वाली देवी है। क्या है दुनिया की जननी और पूरे विश्व का विकास करने वाली जो जो भारत है, उसी के साथ यहाँ पे खत्म होता है। पूरा दुनिया की जो जननी है, ये जो हमारी जो सहिष्णुता है, हमारी जो बलिदान है, वो दुनिया के लिए जननी जो हम, क्योंकि भारत क्या है, दुनिया को पाठ पढ़ाने वाला है और उस दुनिया के विकास का सूत्रधार है। आगे ये पूरा खत्म हो जाता है आपका पूरा इतना ही। ये आपका लगभग कितना पैराग्राफ है, आप 6 से 7 पैराग्राफ का आई थिंक आपका ये था, 1 2 3 4 5 6 पैराग्राफ का आपका ये पूरा पोयम खत्म होता है यहाँ पे। और निराला जी ने देखे एक एक करके प्राकृतिक जो शब्द हैं उन्हें उठाया गया है। यहाँ पे फसल की बात की गई है। मतलब देखिए आपका जो आप स्टार्टिंग में बताया गया था कि सूर्यकांत आपका जो सुमित्रा नंदन जो पंथ थे वो प्रकृति के लिए अधिक लिखते थे, ठीक है। तो उन्हीं क्या ये जो दिखता है उनका, वो जो प्रकृति का जो भाव है उनका इस कविता में दिखता है। एवं भारत का जो उन्होंने चित्रण किया है, किस प्रकार भारत का शोषण हुआ है एवं किस प्रकार भारत नव विचार की ओर उठ रहा है, किस प्रकार अपने अहिंसा रूपी स्तनपान को लेकर भारत दुनिया में फिर से उठ रहा है, उसका इन्होंने जिक्र किया है। तो आज के इस सेशन में इतना ही। अगले वीडियो में आपको फिर से एक नए चैप्टर के साथ आपके साथ मुखातिब होंगे, फिर से मिलेंगे। और उसके बाद आपके लिए वही जो आपका रोशनी पब्लिकेशन के जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था, बहुत सारी बुक हैं। अगर आप इसे लेना चाहें तो हमारे ऑफिशियल वेबसाइट फ्लिपकार्ट और अमेजोन से जाके परचेज कर सकते हैं। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा हमारा जो क्वेश्चन बैंक है वो भी आपको मिल जाएगा और क्रैश कोर्स भी आपको इसमें मिल जाएगा। क्वेश्चन बैंक में आपको सारे जो क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव रूपी वो सभी मिलेंगे। इसके अलावा क्रैश कोर्स में भी आपको ऑब्जेक्टिव एवं सब्जेक्टिव दोनों तरह के चैप्टर वाइज हर एक सब्जेक्ट के मिलने वाले हैं। इसके अलावा आपको इस यूट्यूब चैनल पे भी सभी सब्जेक्ट के क्लास उपलब्ध होंगे। तो बने रहे हमारे साथ, और जो लोग नए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आगे आने वाले वीडियो का जो नोटिफिकेशन है सबसे पहले आप तक पहुंच सके। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट कीजिएगा आपको वीडियो कैसा लगा। क्या अगर आपका कोई डाउट है, क्वेश्चन है, तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।